नमस्कार साथियों, आज हमारे स्टूडियो में प्रदीप जंगम साहब पधारे हैं। ये 145 मीरा भाईंदर, 146 पोला माजीवा दोनों से सुनाऊंगा मैं। यस सर। सर नमस्कार, मैं आपको स्वागत करता हूँ। नमस्कार, सत श्री और अकाल आपसे सर। जानना चाहूंगा सर कि आप 145 मीरा भाईंदर, 146 पोला माजीवा दोनों जगह चुनाव लड़े, तो आवश्यकता क्यों पड़ी दोनों जगह लड़ने की? आवश्यकता इसके लिए पड़ी कि दोनों विधानसभा के विधायकों ने इस शहर में एक भी स्कूल 10वीं तक नहीं किया। दोनों विधायकों ने इस शहर में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं खोला, ना सीनियर कॉलेज, ना जूनियर कॉलेज, ना डिग्री कॉलेज। दोनों विधायकों ने इस शहर में एक भी मेडिकल कॉलेज खोला नहीं। दोनों विधायकों ने इस शहर में एक भी मैटरनिटी हॉस्पिटल खोला नहीं। दोनों विधायकों ने इस शहर में एक भी डायलिसिस सेंटर खोला नहीं। दोनों विधायकों ने इस शहर में जितने रिजर्वेशन है यूथ के, उसके ऊपर कला दालन चालू किए। गार्डन्स और जो ग्राउंड है उसको आधा कर दिया। दोनों विधायकों ने रिजर्वेशंस के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। दोनों विधायकों ने इस शहर की जनता के ऊपर पिछले 10 साल 2014 का टैक्स बिल देखिए और 2024 का टैक्स बिल देखिए, इसमें कम से कम 60% का बढ़ोतरी किया। दोनों ने भी आम जनता के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, महंगाई की अलग मारो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भाग हो गया। लेकिन दोनों विधायकों ने कॉर्पोरेशन के टैक्स बढ़ाए। सबसे पहली बात तो दोनों विधायकों ने इस शहर में रास्ते नहीं दिए, सिर्फ खड्डे दिए। दोनों विधायकों ने इस शहर में 3000 करोड़ लाया, 1500 करोड़ लाया, लेकिन आया सिर्फ 150 करोड़, आया सिर्फ 450 करोड़, पेपर पे ही सिर्फ आया। दोनों विधायकों ने मिलकर कत्तल खाने का 50 करोड़ लाया, फिर लोगों ने इसको विरोध किया, फिर नौटंकी चली, फिर न्यूज चले, फिर यहां वहां पर आरोप हो गए, लेकिन निधि मंजूर होकर आने तक दोनों विधायक सो गए थे। दोनों विधायक बाद में बोलते कि भूल से हो गया। दोनों विधायकों ने इस शहर में जितने भी आज काम चालू है रास्ते के, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बारिश में कितनी यातायात होगी, कितने लोग एक्सीडेंट की वजह से मर गए। दोनों विधायकों ने इस शहर में, भले वो कैशलेस भी बोलता है, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। 2 दिन पहले टेम्बा हॉस्पिटल में, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में एनआईसीयू, जो प्री मैच्योर बेबी रहती है, जो एक 8 लाख का मशीन आता है, उसको चालू करने का प्रस्ताव मंजूर होके आया है। अब भी आया 2 दिन पहले, 48 आवर्स हो गए। आप पता कर लीजिए, दोनों विधायक को भी पता शायद से नहीं रहेगा। दोनों विधायकों ने इस शहर में बर्न हॉस्पिटल भी अभी तक खोला नहीं। कोई अगर बच्चा अगर आग की चपेट में आता है तो उसको एडमिट करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के सिवा कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं है। दोनों विधायकों ने इस शहर के पॉल्यूशन को बढ़ाया है। दोनों विधायकों ने इस शहर में ट्रैफिक की समस्या क्रिएट की है। ऐसे मुद्दों को लेकर मैं दोनों विधानसभा से कंटेस्ट कर रहा हूं। लोगों को बहुत अलग अलग ऐसे नजरिया रहते कि विधायकी के चुनाव में लोग खड़े क्यों होते हैं। मतलब 17 उम्मीदवार 145 से है और 14 उम्मीदवार शायद से 146 में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस शहर के लिए अगर आपने कुछ काम किया है, आपने कुछ योगदान दिया है, तो आप वो जनता के हकदार हो, उनके वोट के। मैंने इस शहर के लिए 2016 से काम किया है, रिजर्वेशंस के काम किए हैं। जितने भी ग्राउंड्स आज गार्डन्स डेवलप हुए हैं, उसके लिए 2016 से कंटिन्यू आंदोलन किए हैं। इस शहर के एजुकेशन सिस्टम के लिए मैंने 2016 से आवाज उठाए है। लेकिन फिर भी इस शहर के 36 स्कूल ऐसे हैं जिसमें से सिर्फ 7वीं तक एजुकेशन मिलता है। ये पब्लिक को पता नहीं। मीरा भाईंदर ओड़ा माजीगुड़ा की, ओड़ा माजीगुड़ा के थाना जाते समय घोड़बंदर रोड पर जो ट्रैफिक लगते हैं, उसी से अभी तक यातायात से विधायक ने कोई काम किया नहीं है। सर्विस रोड ग्रैब करके रखा हुआ है। दूसरी बात, वहां के जितनी भी सोसाइटीज है, वहां पे गार्बेज की सिस्टम्स अभी तक बेकार है। सीसीटीवी की अभी तक कोई ये नहीं है, सर्विलेंस रखा हुआ नहीं है। दोनों विधायकों ने जितने भी अभी टेंडर पास हुए, उस टेंडर में अनियमितता, मतलब एक ट्रांसपेरेंट टेंडर सिस्टम नहीं है। उसमें बहुत सारे टेंडर ऐसे कैंसिल हुए। बहुत से ऐसे बिल्डर्स लोग के भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए उन्होंने। आरजी की जगह भी हड़प करने की कोशिशें बहुत बिल्डरों ने की, बाकायदा उसके ऊपर आवाज नहीं उठी। इस शहर का युवा ड्रग्स के जाल में फंस चुका है। कम से कम एक 25% मीरा भाईंदर के
मेल फीमेल्स 25% इस ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे अरेस्ट भी हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर आवाज उठाई नहीं दोनों भी विधायकों ने। जितेंद्र आव्हाड का मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि विधानसभा में उन्होंने पुलिस नेक्सस का जो रहता है ड्रग्स केस में, उसमें भले वो कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन यूथ के हिसाब से उन्होंने उस पूरा सिस्टम बताया। तो ये दोनों चीज ये विधायकों ने नहीं की। तो मेरा यही मानना है कि शहर के लिए दोनों विधायकों ने कुछ जो काम किए ने, उसी की खामियां लाने का ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये चुनाव के ही 15 दिन है जहां जनता सुनती है। बाकी 4.5 साल जनता को कोई लेना देना नहीं रहता है। टैक्स बढ़े, महंगाई बढ़े, कुछ भी हो, उत्तन के भी या डंपिंग ग्राउंड का भी बहुत बड़ा इश्यू है। पिछले 20 सालों से लोग वहां पे जूझ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सिर्फ उत्तन में ही कचरा रहे, वहां के लोग मरे, वहां के लोग बीमार पड़े, लेकिन गार्बेज का सेग्रीगेशन जो करना चाहिए, अलग अलग प्लांट जो होना चाहिए, वो करना यहाँ की जनता नहीं चाहती है। बहुत सारी ऐसी जगह है वो सिर्फ गवर्नमेंट के प्लॉट हड़पना चाहते हैं दोनों भी विधायक, और सिर्फ सबका साथ और खुद का विकास, इसी के पथ पर चलने वाले ये दोनों विधायकों के खिलाफ में लोगों के जो आम प्रॉब्लम है वो जनता के सामने लाने का मेरा प्रयास है, और मैंने काम किया है। इसके लिए मैं आपके वोट का हकदार हूँ। इसके लिए मैं दोनों विधानसभा से कंटेस्ट कर रहा हूँ। सर, ये तो आपने आरोप लगाए कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आपका विजन क्या है कि आप इसमें ऐसा क्या करेंगे ताकि जनता आपको इस तरफ मुखरित हो और आपको? सर, ये आरोप नहीं है सर, ये सच्चाई है कि मैंने अभी जितने भी आपको मुद्दे गिनाए उसके ऊपर वर्क किया होता तो आज मीरा भाईंदर शहर का एक भी स्कूल का मेरे को नाम बताइए जो 10वीं तक की है। सर 15 साल 5 साल। आपका विजन क्या है? सर, एजुकेशन रिवॉल्यूशन, मेडिकल रिवॉल्यूशन और यूथ रिवॉल्यूशन, ये 3 मुद्दे लेकर मैं आया हूँ। इस शहर में कम से कम 5 से 5.5 लाख लोग, युवा, मतलब 18 से 35 आप युवा कह सकते हो, उसको 40 तक भी कह सकते हैं। तो इन युवाओं के लिए खेलने के लिए गार्डन्स की घूमने के लिए गार्डन्स नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक ही है इस शहर में। अगर 5 लाख की आबादी अगर यूथ की है तो वो जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे यूपीएससी सेंटर्स कहाँ है? यहाँ पे जितने भी अभी 12 से 15 रिजर्वेशन प्लॉट है स्कूल के, बहुत सारे प्लॉट तो खा चुके हैं ये लोग। एक रिजर्वेशन नंबर आपने इंद्रलोक का देखा रहेगा 118, जो आरएनए को बेच दिया इन लोगों ने कॉर्पोरेशन ने। तो इसके ऊपर कंट्रोल किसका था? एमएलए लोगों का था। अगर वो चाहते तो वहां पे 20 माले का कॉलेज बन सकता था जिसमें आप सभी फैकल्टीज ओपन कर सकते थे। जो हम लोग के मीरा भाईंदर के यूथ पुणे जाते हैं, नासिक जाते हैं पढ़ने के लिए, नगर जाते हैं, सांगली, सातारा इस साइड में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, साउथ में जाते हैं, तो यहाँ पे ही पढ़ाई करेंगे ना हम लोग के यहाँ पे। तो बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम जो होना चाहिए उसके ऊपर मेरा अभी से नहीं है, मेरा पिछले 5 से 6 सालों से आंदोलन के माध्यम से मैं रूबरू होते आया हूँ। आपने उत्तन के डंपिंग ग्राउंड का जिक्र किया। उत्तन एक बहुत बड़ा बेल्ट है मच्छीमारों की समस्याएं, मच्छीमारों के हित के लिए या उनके विकास के लिए, उनका जो सब्जेक्ट होता है बिजनेस, उसके लिए आपने देखिए, वो स्थानिक लोगों से जो आज ये पेमेंट वसूल करते हैं, पावती जो वसूल करते हैं, सबसे पहले तो वो मैं बंद करा दूंगा कि शहर में हम लोग टैक्स भर रहे हैं ऑलरेडी, फिर भी हम रास्ते पर अगर वो मच्छीमार व्यवसाय जितने भी करते हैं उनसे भी जबरदस्ती 90 रुपया आप दिन में भी लेंगे, शाम में भी लेंगे, तो क्या मतलब है? मतलब स्थानिक लोग रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? मीरा भाईंदर छोड़कर वसई विरार में तो नहीं जाएंगे, तो उनसे वो पैसा क्यों वसूला जाता है? सबसे पहली बात। फिर मछुआरों के जो घरों के प्रॉब्लम्स है, वहाँ के सॉल्ट लैंड के यहाँ से मतलब जो परमिशन नहीं मिलते, उनको अगर घर रिनोवेशन करना पड़ता है तो घूस देनी पड़ती है, उसके ऊपर कंट्रोलिंग ये एमएलए लोग ला सकते हैं। वार्ड ऑफिसर को बोल सकते हैं कि गाउठन जो एरिया है, जो यहाँ के लोकल पब्लिक है, उनको ही घर बनाने के लिए इन लोग के पैर पड़ने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको मानसिक त्रास देते रहते हैं, उनको काम करने देते हैं, उसमें पुलिस भी उनको ये करती है, तकलीफ देती है। तो ये मछुआरों के लिए मैं तो ये बोलूंगा, मछुआरे नहीं, जितने भी स्थानिक यहाँ का जो भूमिपुत्र है उसके लिए सहूलियत मिलनी चाहिए, उसका टैक्सेशन भी माफ होना चाहिए। जो घर में रहते पिछले 50 साल से रहते, तो फिर उनका भी टैक्स आप उनसे भी टैक्स भी वसूल करेंगे, अलग अलग टैक्सेस भी अगर आप वसूल करेंगे तो गलत है। मेरा ये विजन रहेगा कि स्थानिक जो लोग हैं, जो पिछले 25 साल से यहाँ पे रहते हैं, मैंने मेरे निर्धार पत्र में लिखा है कि 25 साल जो यहाँ पे रहते हैं उनका टैक्स माफ होना चाहिए। सबसे पहली बात तो, जैसे मुंबई में 250 स्क्वायर फीट का टैक्स माफ हुआ, कॉर्पोरेशन ने किया, तो उसी बेस पे 25 साल जिनको हुआ है, आज मैं इसी बीपी रोड पे रहता हूँ, लेकिन मेरा टैक्स जो 2014 में था, आज 2024 में आने के बाद में डबल हो चुका है, लेकिन पानी उतना ही आ रहा है, सुविधा भी उतनी है,
हफ्ते में 2 दिन पानी शट डाउन हो जाता है, पानी आता नहीं है, तो वो 2 दिन का भी बिल हम लोग भर रहे हैं। सीवरेज का भी टैक्स, सीवरेज अभी तक सिस्टम बीपी रोड पे नहीं है, उत्तन साइड में भी नहीं है, राई मोरवा वहां पे भी चालू नहीं, फिर भी पिछले 10 साल से हम लोग सीवरेज टैक्स भर रहे हैं। एजुकेशन टैक्स 2 टाइम भर रहे हैं हम लोग, एजुकेशन रेसिडेंशियल, एजुकेशन एमबीएमसी। लेकिन एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पे है ही कहाँ पे स्कूल, सिर्फ 7वीं तो स्कूल है। 7वीं के बाद आप घर पे बैठो, भजन करते बैठो, तो कोई दूसरा कोई इनकी पॉलिसी नहीं है एजुकेशन की, ये लोगों को पता नहीं है। सबसे पहली बात तो कॉलेज के लिए ये 10वीं अगर प्राइवेट में आप करते हैं तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, 15 से 20 हजार रुपए डोनेशन, 20 से 25 हजार रुपए फी, मतलब 50,000 रुपया उनको खर्चा करना पड़ता है। ये एजुकेशन फ्री हो सकता है, 12वीं तक तो एटलीस्ट फ्री हो सकता है। दिल्ली के आतिशी जो अभी सीएम बनी है, उनका एजुकेशन मॉडल आप चेक कर लीजिए, भले लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन उनका रोल मॉडल यहाँ पे मीरा मंदिर में एजुकेशन के हिसाब से लाना चाहिए। आदित्य ठाकरे 12 ऐसे स्कूल मुंबई कॉर्पोरेशन के उसने सीबीएसई बोर्ड के किए है उसने, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हुए? जब भी आप एमएलए रहते हैं, आप खुद को एजुकेटेड बताते हो, आप इंग्लिश टॉकिंग भी करते हैं, बड़े बड़े क्लब्स में भी जाते हैं, बड़े बड़े पेस्ट्री पार्टी में भी जाते हैं, वहां पे आप सोफिस्टिकेटेड एज अ कल्चर में आप ये करते बात करते हैं। लेकिन मीरा भाईंदर का तो यूथ 7वीं तक ही पढ़ेगा, ये आपकी जो मानसिकता है उसे मैं बदलना चाहता हूँ, वो ये विजन लेके मैं आया हूँ। सर यहाँ पर मीरा भाईंदर में ईस्ट कहें देश के दोनों क्षेत्र में आपका है, यहाँ पर पुरानी इमारतें, यस, इनका रीडेवलपमेंट जो होना है उसके लिए आपका क्या विजन? मेरे निर्धार पत्र में मैंने ये भी मेंशन किया है कि क्लस्टर के हिसाब से अभी 4000 चौरस मीटर की जगह, 4000 स्क्वायर फीट की जो जगह है, चौरस मीटर की जगह है, वो एक लॉ उन्होंने लाया हुआ है। 4000 मीटर की बहुत जगह, मतलब बहुत बड़ा, मतलब एक 10 से 12 बिल्डिंग्स एक साथ कभी नहीं आ पाएंगी जिंदगी में। हमारे सोसाइटी में सेक्रेटरी चेयरमैन ये दोनों का सिर्फ साठ गार्ड होता है, बाकी लोग उसके अपोज में रहते हैं। तो बाजू की बिल्डिंग, मतलब इंडिया पाकिस्तान ऐसा हो जाता है, बाजू की बिल्डिंग के लोग यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो क्लस्टर में लोग आएंगे कैसे? सबसे पहली बात कंफ्यूजन ये है कि 4000 चौरस मीटर की जगह रखी, इतना बड़ा प्लॉट एक साथ नहीं हो सकता। तो मेरी डिमांड ये है कि 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर ये स्लैब किया जाए उसमें, एटलीस्ट 3 बिल्डिंग मिलकर, 2 बिल्डिंग मिलकर, 4 बिल्डिंग मिलकर उसे परमिशन दिया जाए। मीरा भाईंदर की बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो 6 मीटर रोड पे है, 9 मीटर रोड पे है, उनको एफएसआई नहीं मिलता है वहां पे। तो ये भी जो क्लॉज है वो क्लॉज रद्द किया जाए। 3 मीटर के हिसाब से आपको एफएसआई नहीं मिलता है, तो एक्चुअल जो उन्होंने एक्वायर किया है एरिया, उसे एज अ रोड के हिसाब से ये किया जाए। तो 12 मीटर रोड को जो मिलता है एफएसआई, 4 का एफएसआई, वो 4 का एफएसआई सबको मिला जाए करके। अपने मीरा भाईंदर 12 और 18 मीटर के बीच में जो आता है, सटा हुआ क्षेत्र वसई विरार है। वसई विरार में देखा जाए जो बोलचन का गाड़ी है, वहां पर उसने जो रोल मॉडल दिया है, जो डेवलपमेंट विरार में किया है, वो यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? नहीं, देखिए वसई विरार तो डेवलप 2000 मेरे हिसाब से तो 2002 के बाद में हुआ। इसके लिए उन्होंने आज नवी मुंबई जो डेवलप हुआ है तो ये प्लानिंग के हिसाब से किया। वसई विरार में भी जो प्लानिंग के हिसाब से किया, फिर भी आज नाला सोपारा साइड में आप देखेंगे तो पानी की बहुत सा बड़ी किल्लत है। बारिश में भी पानी जमा होता है, कमर तक पानी रहता है, लोग चल नहीं पाते। तो वहां पे उनका जो मैनेजमेंट है वो चूक गए वहां पे वो लोग। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया है वहां पे उन्होंने कम से कम एक बहुत अच्छे बड़े बड़े रोड 60 फुट रोड बनाए हुए हैं। खाना का भी है, उस तरह से बदलाव यहाँ लाया जाता है। तो यहाँ पे मीरा भाईंदर की, अभी भाईंदर ईस्ट की ऐसी समस्या है ना कि पिछले 1960-70 से यहाँ पे बिल्डिंग्स, 70-75 से बिल्डिंग्स वगैरह बनना चालू हुआ। तो एक्चुअल जो एरिया है, मतलब G+1 का है तो G+2 किया है उन्होंने, एफएसआई ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो एफएसआई के हिसाब से ये जो मैंने नियम बताया कि ये 6 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर, बहुत सारे ऐसे रोड्स है जो मतलब उससे भी कम है, तो वहां पे रिडेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है एज पर नॉर्म्स। तो ईडीसीपीआर में जितने नॉर्म्स है, तो मीरा भाईंदर के लिए एक स्पेशल ये करना पड़ेगा करके, और ये जितने भी नॉर्म्स है वो चेंज हो। मतलब कैसा है कि आज लता बिल्डिंग का भी हाल वही हो गया। आज जितने भी एमएलए सब बिल्डर है, लेकिन 1250 फैमिली आज भी रास्ते पर है, लेकिन उनको देखने कोई नहीं आया। आज ऐसे बिल्डर ये भी नहीं चाहते, मीरा भाईंदर क्षेत्र में 3 ऐसे बिल्डर कम पॉलिटिशियन है, 4 या 5 है, जो ये नहीं चाहते कि एक टेबल पर आके बोले कि भाई जितना भी मिलता है उसको आप ये कर लीजिए, और कोई जो भी बिल्डर है जिसने भी वो किया है
तो कहाँ पे तो एक कॉन टेबल बिठाकर पब्लिक को एक साथ बिठाकर उसमें समझौता करा के वो बिल्डिंग का काम चालू करे। आज वो लोग सफर कर रहे हैं, आज उनको वोटिंग के लिए भी पूछा नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके वोटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है इन लोग को, क्योंकि 500 रुपए एक वोट के पीछे इन लोग का देने की आज मेंटेलिटी है। एक ग्रुप को पकड़ो, उनको आप पैसे फेंको, फिर वो उनको बताएंगे, लेकिन उनके पास विजन नहीं है कि क्या करेंगे, बस आपको बटन दबाना है। अरे बटन दबा के होगा क्या, आगे तो कुछ होने वाला ही नहीं है उसमें। तो मेरा वही बोलना है कि ये सब सिस्टम है ना, ये सब बंद होना चाहिए। पहली बात तो आप शहर के डेवलपमेंट के बारे में आप सोच ही नहीं रहे, आप अंधेरे में अंधेरे ढकले ये होते ही जा रहे, पीछे होते ही जा रहे। आगे क्या, आगे क्या? आज हमारे बच्चे जब भी, उनके माँ बाप जब भी फीस भरते हैं ना, तब जो हाई निकलती है ना, वो हाई बटन दबाते हुए निकलनी चाहिए। आज जो महंगाई की मार्क बढ़ रही है, तभी जो आंखों में जो नमी आती है ना, वो नमी बटन दबाते समय उनको आना चाहिए। तो ये फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से सोचना चाहिए। लेकिन ये शहर में 146 हो या 145 हो, मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं हो रही है, मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। उनको पता है कि पब्लिक को कोई लेन देन नहीं है, आप जियो मरो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। उनके हिसाब से मोदी जी ने ये किया, योगी जी ने वो किया, इन्होंने ये किया है, पवार जी ने वो किया है, ठाकरे जी ने ये किया, बस उसी में उनको इंटरेस्ट है। वो वैसा क्यों बोला, उसने अभी कुछ वर्ड्स बोले, उसने ऐसे बोली, इसी में इंटरेस्ट है। लेकिन मुद्दे की बात तो करो आप कम से कम। बड़े बड़े स्वामी जी यहाँ पे लाते, तो मेरा उनका बोलना है कि उनको हर महीने बुलाओ, सीएम को भी हर महीने बुलाओ, तो रास्ते सीएम आने के बाद ही रास्ते बनते हैं। लेकिन जब ये बड़े बड़े ऐसे वीआईपी आते हैं, तो उनके हाथों से कोई भी एक स्कूल का ओपनिंग हो, चलो गवर्नमेंट स्कूल का ओपनिंग करो हर 3 महीने में एक बार। तो मेरा ये मेंटेलिटी, मेरी ये सोच है। और ये एक सही प्लेटफॉर्म है कि ये 15 दिन में लोगों को पास टाइम रहता है कि ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली है क्या और क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। आज एक भी आमदार किसी के घर पे नहीं जा रहे प्रचार के लिए। भाड़े के कार्यकर्ता 1000 रुपया बाइक वाले को दो, घुमाओ, वही पैन साइलेंट जोन नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। यही साईं बाबा हॉस्पिटल से जाएंगे, बजाते जाएंगे, हॉर्न बीन एकदम डीजे लगा के जाएंगे, ना डेसिबल उनका चेक होगा, ना कुछ चेक होगा, ना हेलमेट चेक होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रचार करना है बस, विकास की धारा, बस दमदार आमदार ये वो सब चालू है। मेरा ये बोलना है कि अगर आपने काम किया तो ये सब करने की जरूरत क्या है आपको। तो ये थे हमारे गहलोत साहब, जो अपनी विचारधाराओं को लेकर के क्रांतिकारी विचारधारा कह सकते हैं आप इसे, शहर की आमूल से परिवर्तन करना चाहते हैं। इनकी इच्छा शक्ति लोगों तक पहुंचे, लोग उनके विचारधारा को सुन के आकर्षित हो। हम चाहेंगे उनके लिए, हमारी कामना है कि ये चुनाव में आगे बढ़े, जनता का सहयोग करे। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।